जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं और ये कितना बड़ा लॉस है महाराष्ट्र का, इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय राजनीति का? देखिए दीक्षा, ये काफी बड़ा एक नुकसान है महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें, क्योंकि जो गठबंधन, जो महायुति सरकार वहां पर थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिंदे शिवसेना, ये तीनों मिलकर के जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे, उसमें एनसीपी के अजीत पवार का रोल काफी अहम था। आप इनका कद आप इस तरह से नाप सकते हैं कि ये पिछले 5 बार से लगातार उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में अपना पद ग्रहण कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनी हो, चाहे वो उद्धव की शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनी हो, लेकिन वो लगातार सरकार में थे। और जब बीजेपी ने जब सरकार बनाई थी, पिछली बार जब शिंदे के साथ भी जब सरकार बन रही थी, तब भी वो साथ मिलकर के आए थे। और अजीत पवार का कद आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो शरद पवार, जो कि एनसीपी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वहां से वो पार्टी को अपने पास ले आए थे और आज एनसीपी शरद पवार की ना होकर के अजीत पवार की हो गई थी। और जिस तरह से आप उनके समर्थकों का यहाँ पर जमावड़ा देख रहे हैं जब अंतिम संस्कार के दौरान आए हैं, तो उससे भी उनके कद का अंदाजा हो जाता है। बारामती, जहाँ के वो रहने वाले थे, उसी इलाके के, तो वहां पर जिस तरह से लोग उमड़े हैं, उससे पता चलता है कि उनका कद पार्टी में कितना बड़ा था और पार्टी को वही लेकर के चल रहे थे। अब क्योंकि अजीत पवार की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है, तो उसके बाद एक बड़ा जो संकट है इस पार्टी की लीडरशिप को लेकर के, वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कहना काफी मुश्किल है कि जो उनका वैक्यूम है, जो वो चले गए हैं, तो उसके बाद कौन इस वैक्यूम को पूरा करेगा, फिल करेगा। क्योंकि शरद पवार, उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, जिसमें अजीत पवार उस चीज को अच्छे से संभाल रहे थे, फिल कर रहे थे, अब उनके बाद कौन होगा? क्या सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, क्या वो आगे आकर के लीड लेंगी, या प्रफुल्ल पटेल या जो दूसरे लीडर हैं, क्या उनको भी इस तरह की एक्सेप्टेंस मिल पाएगी जिस तरह की अजीत पवार लेकर के चल रहे थे, जिस तरह से लोगों का प्यार था? और दूसरी बड़ी बात जो इस समय है, जो देखने वाली होगी और आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगी, कि जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो महायुति गठबंधन था, जिसके अंदर एनसीपी, शिंदे शिवसेना और बीजेपी, इन तीनों के बीच में अजीत पवार एक ब्रिज का काम कर रहे थे, पुल का काम कर रहे थे, और जिसको हम कहें कि एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह थे। यानी कि जो सत्ता के अंदर जो संतुलन बनाए रखना होता है, वो काम अजीत पवार कर रहे थे। और यही वजह थी कि आप देख रहे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार बनने की बात हो, सीट का बंटवारे को लेकर के बात हो, या फिर उसके बाद अब जब बीएमसी के जो चुनाव हुए हैं उस दौरान सीटों के संतुलन को लेकर के बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अजीत पवार की भूमिका काफी अहम रही है। तो अब क्योंकि अजीत पवार नहीं है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो कैसे अब बना रहेगा इस सरकार के अंदर। तो ये काफी बड़ा एक वैक्यूम है और निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा मंथन अब पार्टी के अंदर होगा, सरकार के अंदर होगा, वो इसी चीज को लेकर के होगा। सबसे पहला कि क्या एनसीपी वापस शरद पवार की तरह से उनके साथ मिलकर के पाले में जाकर के क्या ये एक पार्टी हो जाएगी, क्या दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा? जो शरद पवार खेमा था और अजीत पवार के पास जो एनसीपी के मुखिया थे, तो क्या ये दोनों पार्टी का विलय हो जाएगा और एक एनसीपी बन जाएगी जिसमें शरद पवार फिर से मुखिया होंगी? और दूसरा, सरकार के अंदर उस एनसीपी की भूमिका क्या रहेगी? बैलेंसिंग एक्ट बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? और तीसरा, जो शिंदे कहीं ना कहीं बीच में आपने देखा होगा, चाहे वो सरकार गठन का मामला हो, क्योंकि जब पिछली बार जब सरकार बनी थी तब शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब इस बार सरकार बनाने की बात हुई, तो उस दौरान हम सबने एक वीडियो देखा था जिसमें शिंदे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें सरकार में शामिल होना है कि नहीं होना है, और शामिल होना है तो किस हैसियत से शामिल होना है। वहीं अजीत पवार ने कहा था कि हम सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो ये वीडियो लगातार वो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। तो इससे पता लगता है कि जो शिंदे को अगर हम बात करें, तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट है और शिंदे को भी एक तरह से बैलेंस करना, तो वो सब काम जो है अजीत पवार कर रहे थे। तो अब क्योंकि अजीत पवार नहीं रहे हैं, तो क्या ये बैलेंसिंग एक्ट बना रहेगा? क्या सरकार के अंदर भी
जो स्थिति है वो भी डामाडोल होने की हम सिचुएशन देख सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर के भी कहीं ना कहीं अभी खींचतान चल रही है। तो ये जो तमाम वजह हैं वो अजीत पवार के जाने के बाद अब निकल करके सामने आएंगे, और निश्चित तौर पर एक सरकार के लिए भी एक बड़ा वैक्यूम है और वो क्राइसिस है। अब उसको लेकर के भी सरकार के बीच में, पार्टियों के बीच में मंथन शुरू हो जाएगा, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस शेप में जाएगी, किस तरह से उसमें बदलाव होंगे, इस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। तो आने वाले दिनों में मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एक नई राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं शेप लेती हुई दिखाई देगी, चाहे वो पार्टी के तौर पर देखें, चाहे हम सरकार के तौर के ऊपर देखें, चाहे लीडरशिप के तौर पर देखें, और चाहे और ये जो हम बैलेंसिंग एक्ट की जो बात कर रहे हैं इसके तौर पर देखें, तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र पर लगातार नजर बनी रहेगी। जितेंद्र जी, जो एनसीपी अजीत पवार की विरासत को जो भी आगे लेकर जाएगा उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अजीत पवार की जो पर्सनालिटी थी वो उसको अजात शत्रु के तौर पर उन्हें देखा जाता था हमेशा। वो राजनीति की गणित, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, वो हर तरफ अपनी गणित को बिठा लेते थे। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, मैं सही आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीक्षा, क्योंकि वो उनको पता होता था कि किस तरह से सरकार जो है वो शेप ले रही है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी जो है वो लीडरशिप की तरफ जा रही है, और उन्हें किस तरह से उस पार्टी के साथ संतुलन बनाते हुए साथ चलना है। यही वजह है कि वो लगातार पिछले कई समय से वो सरकार के अंदर थे, डिप्टी सीएम के तौर पर ही मौजूद रहे हैं, वो सरकार के अंदर हमेशा बने रहे हैं, चाहे कितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हों, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, चाहे दूसरे आरोप लगे हों, लेकिन हर बार वो उन आरोपों से बच करके निकलते आए हैं और सरकार में लगातार बने रहे हैं। तो ये चीज बताता है कि किस तरह से वो राजनीति के अंदर समाहित थे और किस तरह से वो राजनीति को पूरी तरह से लेकर के चल रहे थे। एक तरह से कहें हम तो शरद पवार के जो हम कह सकते हैं सक्सेसर थे वो पूरी तरह से, जो जिनको पता था कि मुझे पार्टी को किस शेप में लेकर के जाना है, कैसे पार्टी को एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर रेलिवेंस बनाए रखना है, कैसे अपनी जमीन जो है उसको मजबूती से पकड़ करके रखना है, ये अजीत पवार बखूबी जानते थे। और यही वजह है कि जब आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने कहा था कि मेरे अगली विरासत के तौर पर सुप्रिया सुले को मैं देखना चाहता हूं, प्रफुल्ल पटेल भी उसमें साथ थे, लेकिन अजीत पवार ने तुरंत पार्टी को तोड़ा और उसके बाद एनसीपी को अपने तरफ लेकर के चले गए, और एनसीपी का जो नाम था, जो सिंबल था, वो तक उनके पास आ गया था। जो पूरी पार्टी है एनसीपी, वो अजीत पवार के पास आकर चली गई थी। तो इससे पता चलता है कि अजीत पवार को पता था कि लोगों को क्या चाहिए, किस तरह से राजनीति शेप ले रही है, महाराष्ट्र में किस तरह से रेलिवेंस बनाए रखना है, किस तरह से लोगों से कनेक्ट बनाए रखना है, और उसके साथ ही साथ सरकार में किस तरह से बने रहना है। क्योंकि जब सरकार में आप बने रहेंगे तभी आप लोगों के काम कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। और इसीलिए कहा भी जाता है कि बारामती का राजा अजीत पवार को कहा जाता था। तो जब राजा आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि जनता आपको उसी तरह से लेकर के चल रही है। और ये हमें आज की तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि क्यों उन्हें बारामती का राजा कहा जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी प्रजा को क्या चाहिए, जो मेरे लोग हैं जिनके लिए वो राजनीति में आए हैं, उन लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, और किस तरह से मुझे राजनीति में उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, जो लोग हैं जिनके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जरूरतों को किस तरह से पूरा करना है। तो इसी वजह से वो राजनीति में हमेशा एक स्टेप आगे रहे हैं। चाहे वो एनसीपी पार्टी को लेकर के बात करें हम, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहे हैं। चाहे वो सरकार, कौन सी सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, चाहे वो कांग्रेस समर्थन से हो, चाहे वो उद्धव शिवसेना समर्थन से हो, चाहे वो बीजेपी लीडरशिप से हो, उनको इस बात का पहले से अनुमान हो जाता था कि कौन सी पार्टी सरकार में आने वाली है, महाराष्ट्र में आने वाली है, और वो उसी के साथ संतुलन बना करके उसके साथ समाहित हो जाते थे। आप इस बात को समझिए कि बीजेपी जो लगातार अजीत पवार पर पहले एलिगेशंस लगाती रहती थी कि वो किस तरह से करप्शन में शामिल है, किस तरह से एनसीपी ने करप्शन किया महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जब सरकार बनी तो अजीत पवार की ही जरूरत उन्हें महसूस हुई और अजीत पवार और उनके साथ आ गए। आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि रात को जो हमारे पास जो अखबार आया था उसके अंदर था कि महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले ही हमारे पास ये तस्वीर आने लग गई थी कि राजभवन के अंदर
अजीत पवार जो हैं वो शपथ ले चुके हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। तो इससे पता चलता है कि अजीत पवार का ओहदा कद किस तरह से था महाराष्ट्र की राजनीति में, कि उन्होंने अखबारों की हेडलाइन, जो कि सवेरे अखबार आया है, उस हेडलाइन को भी पुराना कर दिया था। तो इस तरह की हैसियत अजीत पवार रखा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजनीति में कब क्या करवट लेने वाली है, और उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते थे और उसी के अनुसार ही वो अपने आप को लेकर के चल रहे थे। आप उनकी राजनीति को अगर आप लगातार देखेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने हमेशा जनता को आगे रखा है और उसी के हिसाब से वो अपनी राजनीति को लेकर के चलते रहे हैं, और वही बैलेंसिंग एक्ट वो सरकार के अंदर भी लेकर के चलते रहे हैं, ताकि वो सरकार के अंदर बने रहे, ताकि वो अपनी उपयोगिता को हमेशा बनाए रख सके। क्योंकि अगर वो सरकार में बने रहेंगे तभी वो लोगों के लिए काम कर पाएंगे, और तभी वो जो कहते हैं ना कि रेलिवेंस, आप सरकार के अंदर कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्शा करके, आप चाहे किसी भी तरीके से सरकार को इस तरह से फंसा करके कि आपकी मौजूदगी वहां पर हमेशा बनी रहे, तो उस तरह की राजनीति वो हमेशा से करते रहे हैं और उसमें हमेशा रेलिवेंस वो बनाए रखे रहे हैं। जितेंद्र जी, रामविलास पासवान को हम राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे, और अब अजीत पवार को भी यही कहना कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसे मराठा राजनेता थे जो कभी राजनीति से, महाराष्ट्र की राजनीति से दूर नहीं रहे। जितेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया इस निष्कर्ष भरी जानकारी के लिए।